हाँ बेटा, गुड इवनिंग बेटा सभी को। हाँ भाई, आज आपका थोड़ा सा जो रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य पढ़ाया है उसका थोड़ा सा परीक्षण कर लेते हैं कि आपको कितना याद है और कितना याद नहीं है। ठीक है, रासायनिक साम्य का क्वेश्चन नंबर 1, सभी इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले बहुत। एक रिएक्शन आपको दे रखी है 2SO2 + O2 से बना 2SO3 और साथ ही साथ मुझे ΔH नेगेटिव दे रखा है। तो आपको क्या लगता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो उसके लिए क्या अनुकूल परिस्थितियां होंगी? बताएं, आप अपने अपने आंसर्स बताएं। मोनिका मैडम थर्ड और सेकंड। और देखें, ली सातेलिए का प्रिंसिपल है, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं ले जाना चाहता हूं तो सीधी सी बात है, पहले ये सोचे क्या ये रिएक्शन दाब से प्रभावित होगी? अरे होगी नहीं होगी? होगी, क्योंकि इसके लिए डेल एन, मैंने कहा जिनके लिए डेल एन बराबर 0 होता है वो रिएक्शन दाब से प्रभावित नहीं होती। जिनके लिए डेल एन पॉजिटिव या डेल एन नेगेटिव होता है वो रिएक्शन बोलो किससे प्रभावित होती है? दाब से प्रभावित होती है। रिएक्शन दाब से बिल्कुल प्रभावित होगी क्योंकि इधर 3 अणु है, इधर 2 अणु है। अगर आप डेल एन निकालने की कोशिश करेंगे तो 2 - 3 यानी कितना आएगा? -1। तो सीधी सी बात है, दाब का कॉन्सेप्ट आते, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया सबने। दाब का कॉन्सेप्ट आते ही सीधी सी बात है, दाब बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाएगी जिधर अणुओं की संख्या कम है। तो इस रिएक्शन को अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूं तो सीधी सी बात है, दाब को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 1 और 3 तो वैसे ही गलत हो गया, आंसर 2nd और 4th। अब सोचो ΔH नेगेटिव है। ΔH नेगेटिव का मतलब ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी? ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस के लिए अगर आप किसी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या टेम्परेचर को कम करेंगे? बहुत बढ़िया, तो समझ में आ गया होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या गया? 2nd। बहुत बढ़िया बेटा, लाइव वालों ने भी बहुत शानदार जवाब दे रहे हो, शाबाश बेटा, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। ली सातेलिए का प्रिंसिपल, ये रिएक्शन ऊष्माक्षेपी है तो सीधी सी बात है, मुझे टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, तब जाकर ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगला क्वेश्चन आप सब बताने की कोशिश करेंगे, कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो दाब से प्रभावित नहीं होगी? शाबाश, लाइव वाले बताएं बेटा, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, गुड। सर मतलब लग रहा है कि जो आपको पढ़ाया वो आप आंसर दे रहे हैं। लाइव वाले फटाफट दें, वो कौन सी रिएक्शन है जो दाब से प्रभावित नहीं होगी? आपको पता चुका कि वो रिएक्शन जो जिसका साम्य दाब से प्रभावित नहीं होगा। बहुत बढ़िया यदुवीर बेटा, महेश बेटा बहुत बढ़िया, मोनिका मैडम बहुत बढ़िया, अमित वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। जिन रिएक्शन के लिए डेल एन गैस बराबर क्या होता है? 0, उनका साम्य किससे प्रभावित नहीं होता? दाब से प्रभावित नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा? 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से करो। 2AB से बना A2 + B2, साम्य स्थिरांक 49। आगे ध्यान, मैंने कहा था कि जो साम्य स्थिरांक होता है, अरे बात नहीं, आपको बताया था साम्य स्थिरांक किन किन बातों से प्रभावित होता है। सबसे पहला कारक, साम्य स्थिरांक ताप से प्रभावित होता है। किससे? ताप से। दूसरी बात, लिखने के तरीके से, सीधा लिखा है या उल्टा। और तीसरी बात, गुणा से, या चौथी बात, भाग से। अब आप देखो इस संख्या के अंदर कितने का भाग लगाया हुआ है? 2 का। तो ऐसी स्थिति में जो नया साम्य नियतांक आएगा K' और पुराने साम्य स्थिरांक में क्या संबंध होगा? K' बराबर बोलो क्या? K की पावर 1/n। K बताएं कितना दे रखा है? 49, और उसमें कितने का भाग लगाया गया है? 2 का। तो समझ में आ गया होगा, आंसर क्या जाएगा? 7। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। अगला क्वेश्चन, बेटा लाइव वाले बताएं बेटा, फटाफट फटाफट बताओ बेटा, मजा तो तभी आता। N2 + 3S2 से बना 2 अमोनिया, दाब बढ़ाने पर, लाइव वाले आंसर दो भाई फटाफट फटाफट, ऑफलाइन वाले तो आंसर फर्स्ट दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? अरे बोलो,
क्योंकि सीधी सी बात है, दाब बढ़ाने पर साम्य उधर जाएगा जिधर अणुओं की संख्या, तो समझ में आ गया होगा रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस रिपीट हुआ क्या ही? चलो दूसरा है, चलो कोई बात नहीं। मुझे SO3 का निर्माण करना है, रिएक्शन को अग्र दिशा में ले जाना है, तो बताएं कौन सा कारक अनुकूल होगा? दाब में क्या करोगे? वृद्धि। क्योंकि अगर आपने ताप में वृद्धि कर दी तो ये रिएक्शन तो ऊष्माक्षेपी है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ा देने पर रिएक्शन आगे की बजाय कहां जाती है? पीछे। अगर मैं आयतन बढ़ा दूं, अगर मैं आयतन बढ़ा दूं तो आयतन बढ़ाने पर तो रिएक्शन उधर जाती है जिधर अणुओं की संख्या ज्यादा है। ऑक्सीजन को अगर मैं निकाल देता तो यहां तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो रिएक्शन बताएं अग्र दिशा में जाती है पश्चिम दिशा में? पश्चिम दिशा में। आगे समझ में? इसीलिए जो इसका आंसर है वो सेकंड रहा। अगला क्वेश्चन बताएं। देखो याद है, अच्छी बात है, मेरा कार्य है, सभी बताएं बेटा इसका आंसर, ठीक है, याद आ जाना चाहिए। आपको बताया था ये KW है, जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल किससे प्रभावित होता है? ताप से। 25 डिग्री सेल्सियस पर KW का मान 10 की घात -14 होता है, लेकिन अगर आपने ताप बढ़ा दिया तो ताप बढ़ाने के साथ KW का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्योंकि ताप बढ़ाओगे तो पानी ज्यादा वियोजित होगा, H आयन और OH आयन की संख्या ज्यादा मिलेगी, उसके साथ साथ आपका KW भी बढ़ना लगेगा। और मैंने बताया था 90 डिग्री सेल्सियस पर इस KW का मान बढ़कर कितना हो जाता है? 10 की घात -12। अगला क्वेश्चन बताएं, फटाफट कैलकुलेशन करें, लाइव वाले भी कैलकुलेशन करें। अच्छी बातें कर रखा है, मेरा कार्य है रिपीट करना है, क्योंकि सीट निकालते नहीं है बच्चे, इसीलिए। 0.001 मोलर HCN दे रखा है, दुर्बल अम्ल है, हाइड्रोजन साइनाइड, उसका आयनन 7% है, इसका मतलब अल्फा दे रखा है। और आपसे क्या पूछ रहा है? इसके अपघटन स्थिरांक का मान। अपघटन स्थिरांक की बजाय आप इसको ऐसे ध्यान रखें, इसके आयनन स्थिरांक का मान। किसका मान? आयनन स्थिरांक, ये आयनन स्थिरांक। आ गया होगा याद? डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। के ए बराबर बोलो किसके होता है? अल्फा स्क्वायर सी। डायरेक्ट क्वेश्चन है। दुर्बल अम्लों के लिए जो हम आयनन स्थिरांक के निकालते हैं, उसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? अल्फा स्क्वायर सी। दुर्बल अम्ल ही तो है, आयनन दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है, पूछ क्या रहा है? के। अब आयनन कितना परसेंट दे रखा है? 7%। अब आप सबको पता है परसेंटेज का मतलब 7/7 और कंसंट्रेशन आपकी कितनी दे रखी है? 0.001। जो भी आपका आंसर है वो आप देख लें, कितना आंसर आ रहा है बेटा इसका? RPC सेकंड ग्रेड में आया था। अगला क्वेश्चन याद करें, अम्लों का अपेक्षिक सामर्थ्य, खूब अच्छे से रटाया है। अम्लों का अपेक्षिक सामर्थ्य HA1/HA2। अपनी कॉपी में फटाफट देखो, अरे अपनी कॉपी में फटाफट देखो, अम्लों का अपेक्षिक सामर्थ्य, कॉपी में देखो अम्लों का अपेक्षिक सामर्थ्य। आपको बता रखा है 2 अम्ल है, हमें ये देखना है कौन सा ताकतवर ज्यादा है। दोनों की प्रारंभिक कंसंट्रेशन कैसी ली जाएगी? एक जैसी। याद करें 2 अम्लों का अपेक्षिक सामर्थ्य HA1/HA2 बराबर बोलो किसके बराबर होगा? √KA1/। 2 अम्लों का अपेक्षिक सामर्थ्य ज्ञात करना है, आंसर क्या होगा? √KA1/KA2। KA1 की वैल्यू देखें जरा कितनी दे रखी है? KA1 कितना है? 2 × 10 की घात -6। KA2 कितना है? 2 × 10 की घात -4। आ गया होगा, समझ में कर लोगे? कितना आंसर आगे समझ में? ऊपर जाएगा 10 की घात -2 और 10 की घात -2 का रूट क्या होता है? 10 की घात -1। आगे समझ। अगला क्वेश्चन लाइव वाले बताएं, रट गए?
लाइव वाले क्या मानते हैं भाई? 14 क्वेश्चन का आंसर। ऑफलाइन वालों ने तो फर्स्ट बता रहे हैं। एक कितने जने बता रहे हैं? 2 3। अब बेटा लाइव वाले धड़ाधड़ बताओ आप अपना आंसर क्या बताते हो आप? महेश 1 और नो कमेंट्स, साइलेंट है। और सिल्वर क्रोमेट, मैंने आपसे कहा सबसे पहले जब भी इसका केएसपी निकालना हो इसके टुकड़े करो। सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4, बताइए आपको कितने आयन देगा? अरे कितने Ag प्लस देगा? और एक क्या मिलेगा? शाबाश, CrO4-2। ठीक है। जब केएसपी क्या होता है? केएसपी होता है संतृप्त विलयन में उपस्थित जो आयंस हैं उनकी आयनिक सांद्रता का गुणनफल। तो यहां आयंस कौन कौन से हैं? Ag+, या तो 2 बार Ag+, लिखें, या Ag+ का क्या कर दें? स्क्वायर, और साथ में क्या कर दें? CrO4-2। तो समझ में आ गया होगा आंसर इसका क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट सबसे पहले टुकड़े करने की कोशिश करें। सिल्वर Ag+, कार्बोनेट बोलो क्या होता है? वज्रुणा कर दिया, फॉर्मूला क्या बन गया? Ag2। ये जो वैद्युत अपघट्य है वो इस प्रकार का है जिसमें धनायन तो एक संयोजी है और ऋणायन द्विसंयोजी है। याद करो, जब धनायन एक संयोजी और ऋणायन द्विसंयोजी होता है तो उस समय केएसपी किसके बराबर आता है? 4s³ के। याद आया? जब वैद्युत अपघट्य एक एक संयोजी होता है तो केएसपी बराबर आता है s² के। जब एक एक संयोजी दूसरा द्विसंयोजी, तब विलेता और विलेता गुणनफल में संबंध केएसपी बराबर किसके? 4s³ के। जब तीसरा केस एक संयोजी त्रिसंयोजी 27s4 और चौथा केस 108s5। आया ध्यान? अब केएसपी बराबर कितना हो गया? 4s³। क्या पूछ रहा है? विलेता यानी s³ बराबर कितना हुआ? KSP/4। s निकालोगे तो दोनों तरफ क्या कर दोगे? 1/3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। अरे सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अधूरा है, ऊपर नीचे हो गया, सुन ले मेरी बात। ये क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 70। अवक्षेप कब उत्पन्न होता है? जब विलयन संतृप्त हो, या आयनिक गुणनफल विलेता गुणनफल से कम हो, या आयनिक गुणनफल का मान केएसपी से ज्यादा हो। अरे बोलो, आयनिक गुणनफल का मान केएसपी से क्या होना चाहिए? ज्यादा। इसीलिए आंसर क्या जाएगा? 3rd। अवक्षेपण की स्थिति यही है, आयनिक गुणनफल का मान केएसपी से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। फटाफट इसकी पीएच निकालो। 1 × 10⁻⁸ मोलर HCl। फटाफट फटाफट बताओ बेटा। आगे ध्यान, आगे ध्यान। आरपीएससी का पसंदीदा है, आरपीएससी को सबसे ज्यादा पसंद है क्वेश्चन। 1 × 10⁻⁸ मोलर HCl। जल्दीबाजी में पीएच क्या कर दोगे? 8 करोगे क्या? तो आंसर क्या करेंगे? आ गया समझ में? ये क्या कर दिया? अगला क्वेश्चन, कौन सी स्पीसीज उभयधर्मी है? कौन सी स्पीसीज उभयधर्मी है? जो आपका हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन, ये आपको पता है ये H+ दे के H2O में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये H+ एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ऑक्सीजन सामान्य रूप से 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो हाईएस्ट कितने बॉन्ड बनाता है? 3। अब ये H+ त्याग ही सकता है, ग्रहण नहीं कर सकता। क्लोराइड क्या H+ त्यागेगा या ग्रहण करेगा? कार्बोनेट त्याग सकता है या ग्रहण ही करेगा? बाइसल्फेट दोनों काम कर सकता है। अगर H+ त्यागेगा तो सल्फेट आयन, और ग्रहण करेगा तो H2SO4। इसीलिए यहां HSO4- किसका काम करेगा? उभयधर्मी का काम करेगा। क्या कर दिया इसने? ऊंचा नीचे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लुईस क्षार है? आपको खुद ही को बताना है, कोड नहीं है अपने पास, कोड आगे आ जाएंगे। निम्न में से कौन लुईस क्षार है?
देखिए याद करें सभी ऋणावेशित आयन लुईस अम्ल या लुईस क्षार, तो I माइनस लुईस क्षार OH माइनस लुईस क्षार। याद करें जिसका अष्टक पूरा हो और साथ में लॉन पेयर उपलब्ध हो वो किसका काम करता है? लुईस क्षार, अमोनिया लुईस क्षार है। SO3 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सल्फर में रिक्त डी कक्षक है और जिनमें रिक्त डी कक्षक होते हैं वो लुईस अम्ल का काम करते हैं। इसीलिए यहाँ आंसर NH3 भी होगा, I माइनस भी होगा और OH माइनस भी होगा, इसीलिए इसका कोड क्या होगा? ACD। आ गया होगा ध्यान? इस तरह के क्वेश्चन मैंने कहा 2-3 बार लगातार आ चुके हैं। फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा? क्योंकि फेरिक क्लोराइड को अगर आप पानी में डालेंगे, देखें फेरिक क्लोराइड पानी में डालें, क्योंकि यहां Fe+3 है, इसीलिए आपको पानी के भी 3 अणु चाहिए। ये Fe+3 3 OH आयन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड। अरे आया क्या ध्यान? और साथ में क्या बना लेगा? 3 HCl के अणु। HCl आपको पता है प्रबल अम्ल है, माध्यम अम्लीय हो जाएगा। और जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये डी ब्लॉक का हाइड्रोक्साइड है, और डी ब्लॉक का हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते बल्कि कैसे होते हैं? वीक बेस। तो OH आयन तो कम मिलेंगे, H आयन ज्यादा मिलेंगे, इसीलिए समझ में आ गया होगा माध्यम कैसा हो जाएगा? अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होगा, बताएं लाइव वाले बताएं बेटा, फटाफट बताएं लाइव वाले। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होगा, टुकड़े करने आने चाहिए। सोडियम सल्फेट Na2SO4 पानी में डाल लो, H+ OH माइनस, H+ OH माइनस, क्या बन जाएगा? 2NaOH और H2SO4, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। तो pH कैसी रहेगी? क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण को पानी में घोलने पर pH कितनी बनी रहती है? 7 बनी रहती है, क्योंकि जितने ये H आयन देगा उतने ही ये क्या देगा? OH आयन देगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल वैद्युत अपघट्य है? HClO4 तो परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य। HI आपको पता है HCl HBr HI स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल वैद्युत अपघट्य। सोडियम एसीटेट तो लवण है, लवण कैसा? प्रबल वैद्युत अपघट्य। H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, और वीक एसिड क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा था ये वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, बोलो। 2 अम्ल है, एक अम्ल का नाम है HA1 और एक का नाम क्या है? HA2। दोनों अम्लों की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो मैंने 1 मोलर ले रखी है। अब मुझसे पूछा कि जो दोनों अम्ल है उनकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का अनुपात बताएं। मैंने आपसे कहा ये वापिस अम्ल के सामर्थ्य का क्वेश्चन है। HA1 अपॉन बराबर H+1 अपॉन H+2 इक्वल टू अंडरूड K1 बाय, मैंने कहा ना ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। K1 की वैल्यू दे रखी है, K2 की वैल्यू दे रखी है। सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ रहा है? K1 की वैल्यू लगा दो 9.8 गुना 10 की घात -5, ये लगाओगे 2 × 10 की घात -6, सॉल्व करना, आंसर क्या आ जाएगा? 7:1। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन, ये तो फटाफट बता दो। 2 × 10⁻³ मोलर HCl विलयन की pH ज्ञात करें। अरे करो कॉपी पेन। टू 10⁻³ मोलर HCl विलयन की pH ज्ञात करें।
बिल्कुल सही है, 3 नंबर सही बता रहे हैं। आ गया होगा समझ में। याद करें 2 × 10⁻³ मोलर HCl विलियन की पीएच याद करनी है। आप सबको पता है H आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, C अल्फा। अरे हाँ या ना। यहां HCl के लिए अल्फा 100% और जो C है उसका मान कितना आएगा, 2 × 10⁻³ पीएच निकालनी है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन माइनस लॉग ऑफ 2 × A × 10⁻⁻b का नेगेटिव लॉग 3 को कहां ले आओ, 3 माइनस लॉग 2 का मान 0.30। अरे आगे सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम नाइट्रेट को पानी में डालोगे NaOH और HNO3 बनेगा, एक प्रबल अम्ल और दूसरा प्रबल क्षार, pH 7 बनी रहेगी। K2SO4 को पानी में डालोगे QH और H2SO4 बनेगा, एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार। Na3PO4 को पानी में डालोगे तो NaOH और H3PO4 बनेगा, जो आपका NaOH है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो pH का मान 7 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। NH4Cl को पानी में डालोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl बनेगा, माध्यम कैसा हो जाएगा, अम्लीय। अम्लीय होगा तो pH का मान 7 से क्या हो जाएगा, कम। अगला क्वेश्चन रट जाना चाहिए। कैल्शियम फास्फेट की विलेयता x मोल प्रति लीटर, विलेयता गुणनफल ज्ञात करना है। कौन सा केस है, 1-1 संयोजी, 1-2 संयोजी, 1-3 संयोजी या 2-3 संयोजी। और 2-3 संयोजी में याद होना चाहिए KSP बराबर किसके बराबर होता है, 108 S/। समझ में आ गया होगा। ये प्रीवियस ईयर्स में आयनिक साम्य, रासायनिक साम्य में यही क्वेश्चंस आए थे। अपनी हेडिंग अगली डालें कॉपी में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज पढ़ेंगे नहीं, बस थोड़ा सा आइडिया लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कल से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हेडिंग डालें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जनरली एक क्वेश्चन आता है सेकंड ग्रेड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर समझना है क्या चीज होती है तो सबसे अच्छा तरीका है अपने गांव में इन्वर्टर। गांव में इन्वर्टर अपन क्या करते हैं, जब लाइट आ रही होती है तो उसको चार्ज करते रहते हैं। अरे हाँ या ना। उसको कौन सी एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस समय किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। अरे आई बात समझ में। और जैसे ही लाइट आ जाती है, वो लाइट चली जाती है, तो फिर वो इन्वर्टर क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच होगी जो इस बात से डील करेगी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है और केमिकल एनर्जी किस में बदलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। आ रही बात समझ। अपन गांव में इन्वर्टर तो देखते ही हैं, लाइट जब आती रहती है तो उसको लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदलती है, केमिकल एनर्जी में। अरे अपने लाइट जलाने वाली बैटरी भी तो ऐसी होता है जो रात में अपन काम में लेते हैं, वो यही तो सिस्टम है। अपन क्या करते हैं, जब लाइट आ रही होती है तब उसको चार्ज करते रहते हैं। मोबाइल में भी यही होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में, और फिर बाद में आपका मोबाइल केमिकल एनर्जी को किस में बदल रहा है, इलेक्ट्रिकल में। खूब बात कर रहे हो धड़ाधड़, आई बात समझे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेंगे और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेंगे। अब जैसे मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना है, तो इसके लिए कोई डिवाइस तो चाहिए होगी जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, और जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेगा उसके लिए भी एक डिवाइस चाहिए होगी। उन्हीं चीज़ों को सेल कहा जाता है।
सेल वो युक्ति होती है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। आ रहा है समझ में? यहाँ हम दो तरह के सेलों की बात करेंगे, एक वैद्युत अपघटनी सेल और एक वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत अपघटनी सेल तो वो सेल होंगे जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे, और वैद्युत रासायनिक सेल वो सेल होंगे जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। आ रहा है समझ में? कॉपी में लिखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखें, लिखें फिजिकल केमिस्ट्री की, या मैं हिंदी में बोलूं तो भौतिक रसायन की वह शाखा है, भौतिक रसायन की वह शाखा है, भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें भौतिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, जिसमें वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, जिसमें वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, वह रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, वह रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब हम यहां दो तरह के सेल पढ़ेंगे। एक सेल तो हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल, लिखते चलें। एक तो हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल और एक हम पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। हम यहां दो तरह के सेलों की बात करेंगे, एक वैद्युत अपघटनी सेल होंगे और एक कौन से होंगे? वैद्युत रासायनिक सेल होंगे। ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल में हम क्या करेंगे? ये जो सेल होते हैं वैद्युत अपघटनी सेल, ये क्या करते हैं? वैद्युत ऊर्जा को किस में बदलेंगे? रासायनिक ऊर्जा। यहां देखो रासायनिक ऊर्जा से मतलब क्या है, यहां रासायनिक ऊर्जा से क्या मतलब है? यहां रासायनिक ऊर्जा से मतलब यह होता है कि जब तक हम इन वैद्युत अपघटनी सेलों में धारा प्रवाहित करते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है वैद्युत अपघटनी सेल। इसमें क्या होगा? हम एक सेल बनाएंगे जिसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होगा, जैसे NaCl। फिर हम जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे, वो आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर क्या होगा? अपचन होगा। तो यहाँ वैद्युत अपघटनी सेल क्या करते हैं? इन सेलों के अंदर जब आप वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं तो अप्रत्यक्ष तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन होती है। एक जगह ऑक्सीडेशन होगा और एक जगह क्या होगा? रिडक्शन होगा। उसी चीज को हम कहेंगे वैद्युत ऊर्जा किस में बदलेगी? रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी। आ रहा है? ये जो वैद्युत अपघटनी सेल है, ये सेल के लिए जो डेल जी होता है वो पॉजिटिव होता है, डेल जी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जब तक आप वैद्युत धारा प्रवाहित करोगे, जब तक आप इसके अंदर क्या करोगे? वैद्युत धारा, तब तक ही इसके अंदर एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होता रहेगा। और जैसे ही आपने धारा प्रवाहित करना बंद किया, एनोड पे ऑक्सीडेशन भी रुक जाएगा और रिडक्शन भी रुक जाएगा। मैंने आपसे कहा ये जो डेल जी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, ये आपको ये बताती है कि ये प्रक्रम स्वतः है या अस्वतः है। जिनके लिए डेल जी का मान नेगेटिव होता है वो प्रक्रम अपने आप होते हैं। वो प्रक्रम कैसे होते हैं? अपने आप। आप सेल ले आए, सेल को आपने टॉर्च में लगा दिया, चालू कर दिया एक बार, फिर अपने आप आपको केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिलती रहती है, या आप उसके अंदर घुसते हो बार बार, कुछ नहीं करते, वो स्वतः प्रक्रम है। लेकिन ये जो वैद्युत अपघटनी सेल होते हैं, इन सेलों में जब धारा प्रवाहित करोगे आप,
तो अभी आपके समझ में आएगा एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होगा। ये तब तक ही होगा जब तक आप इसके अंदर क्या प्रवाहित कर रहे हैं, धारा। जैसे ही आपने धारा को प्रवाहित करना बंद कर दिया, ये अपना काम भी रोक देंगे। अर्थात ये जो वैद्युत अपघटनी सेल होते हैं, इनमें जो प्रक्रम होता है वो स्वतः नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, अस्वतः। आए समझ? अब हम वैद्युत रासायनिक सेल की बात करेंगे, जो आप खूब अच्छी तरह से जानते हो जिन सेलों को, उनमें क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, आप कहोगे वैद्युत रासायनिक सेल वो युक्ति होती हैं जो रासायनिक ऊर्जा को बोलो किस में बदल देती हैं, वैद्युत ऊर्जा। और इनके लिए डेल जी जो होता है वो लेस देन 0 होता है। इसका मतलब ये प्रक्रम कैसा है, अरे आया कि नहीं आया समझ में? अरे बात समझ में आई नहीं आई? क्या समझ में आई? जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें हम दो तरह के सेलों की बातें करेंगे। सबसे पहले हम वैद्युत अपघटनी सेल पर बात करेंगे, फिर हम वैद्युत रासायनिक सेल पे आएंगे। वैद्युत अपघटनी सेल ऐसे सेल होंगे जिनमें आप वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, और इनके लिए डेल जी पॉजिटिव होता है। वैद्युत रासायनिक सेल वो युक्ति होगी जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेंगी, विद्युत ऊर्जा में, और उनके अंदर प्रक्रम कैसा होगा, स्वतः होगा। आ रहा समझ? कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? ठीक है। अब आप सबको पता है चालक क्या चीज होती है। आपसे कहा जाए चालक क्या चीज है, आप सब जानते हो चालक वो चीज होती है जिनमें धारा का क्या हो सकता है, प्रभाव हो सकता है। अब आप बार बार कह रहे हो कि हम वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और जिस चीज में से धारा प्रवाहित होती है वो चीज क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। यानी चालक दो तरह के होंगे, एक तो हम ये तार पढ़ेंगे, इनको तो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, धात्विक चालक, क्या बोलते हैं, और दूसरे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। कौन से चालक? भाई आपने कहा वैद्युत अपघटनी सेल वो सेल है जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। वैद्युत धारा किस में बदल जाती है, वैद्युत ऊर्जा किस में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में। आप खुद ही बोल रहे हैं अपनी बात कि साहब वैद्युत अपघटनी सेल में हम धारा प्रवाहित करेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब ये चालक हुआ। चालक दो तरह के चालक होंगे, एक धात्विक चालक और दूसरे क्या होंगे, वैद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक आपका ये तार है, आप सबको पता है इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण है, जबकि अभी कल हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी जो चालक होंगे, इनमें जो धारा का प्रवाह होगा, यानी धारा को ले जाने का जो काम करेगा वो मुक्त आयन करेंगे। कौन करेंगे, मुक्त आयन करेंगे। जो हमारे ये धात्विक चालक होते हैं, इनके अंदर किसी तरह की कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होती, लेकिन जो वैद्युत अपघटनी चालक जब हम कल बात करेंगे तो देखेंगे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। सबने पढ़ा है ये जो धात्विक चालक तार होते हैं, इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ जाता है तो चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि वैद्युत अपघटनी सेलों में क्या होगा, आप ताप बढ़ाओगे, और ताप बढ़ाओगे तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ आपको ज़्यादा आयन देगा, और ज़्यादा आयन देगा तो बोलो धारा का चालन भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। नहीं आया समझ में? अपनी कॉपी में डालें चालक के प्रकार। ध्यान रखें ये दो चैप्टर सबसे टफ माने जाते हैं, इलेक्ट्रो और थर्मो, लेकिन आपको लगेगा ही नहीं कि आपको इन चैप्टरों में दिक्कत आ रही है, बड़ा मजा आएगा इनको पढ़ने में। चालक के प्रकार, चालक के प्रकार जोड़ते चलो सारी बातों को। हमने पढ़ा कितना सा, सेल दो तरह के भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, गांव में पहुंच जाओ, अपने गांव में याद रख लो। आई बात समझो? दो तरह के सेल हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदले वो वैद्युत अपघटनी, और जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले वो वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत अपघटनी सेल आप खुद ही कह रहे हो कि साहब मैं तो इसमें धारा प्रवाहित करूंगा, इसका मतलब चालक हो गया। तो चालक दो प्रकार के, एक तरफ तो लिख लें धात्विक चालक और एक तरफ लिख लें वैद्युत अपघटनी चालक। एक तरफ लिख लें धात्विक चालक और एक तरफ लिख लें वैद्युत अपघटनी चालक।
अरे दो चीज़ों में से धारा बहती है, तार में से धारा बहती ही नहीं बहती। क्यों राधिका? तार में से धारा बह रही है तो धात्विक चालक या वैद्युत अपघटनी चालक? समझ में आ गई बात? धात्विक चालक और एक वैद्युत अपघटनी चालक। अब धात्विक चालक में पहला पॉइंट आपको पता है कि जो धात्विक चालक है उनमें धारा बोलो किसके कारण बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी जो इलेक्ट्रॉन है उनका काम है धारा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो धात्विक चालक में पहला पॉइंट लिखा है धारा का प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और इस तरफ लिखे वैद्युत अपघटनी चालक में धारा क्यों बहेगी? अरे बोलो तो सही, तुम्हें सब पता है। लिखे धारा का प्रवाह मुक्त आयन के कारण। आ रही बात समझ में? दूसरा पॉइंट, अभी भी मैंने कहा जो धात्विक चालक होंगे उनमें जब धारा का प्रभाव होगा तो किसी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होंगी, जबकि यहां एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा? तो सेकंड पॉइंट लिखें धारा प्रवाहित होने पर, धात्विक चालक में लिखना है धारा प्रवाहित होने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होते। धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होते। और यहां क्या लिखोगे? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तीसरा पॉइंट, अभी बताया, सबने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, आर टी बराबर R0 1 + α/T। ये जो फॉर्मूला है वो ताप और रेजिस्टेंस में संबंध बताता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। जो आपके तार है इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध का मतलब आपको पता है धारा के प्रवाह में क्या आती है? बाधा आती है। तो धात्विक चालक में लिखें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। और इधर क्या लिखोगे? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में लिखोगे ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य अधिक वियोजित होता है। ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य अधिक वियोजित होता है, अर्थात प्रतिरोध कम होता है। उम्मीद करता हूं आज का आपके समझ में आया होगा। आज के लिए थैंक यू। हाँ बेटा, 8 लीजिए शुरू में, 8 - 2x, 8 - 2x। हाँ तो यहाँ तो यहाँ 8 - 2x, यहाँ x और यहाँ 3x बन गया, बस खत्म। ऐसे मत सोचो, आप तो पहले स्टाइकियोमेट्री सेट कर लो। 8 - 8 0 0, 8 - 2x x 3x, फिर क्वेश्चन में कहे जो